अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी 9th क्लास के लेक्चर स्टार्ट है और हमने तकरीबन 6 चैप्टर अपलोड कर लिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेजेस आ रहे थे कि आप साथ में एक्सरसाइज भी सॉल्व करें। तो हमने पहले एक्सरसाइज सॉल्व किया था, उसके बाद हमने एक्सरसाइज स्किप किए थे, लेकिन अब हम बाकायदा एक्सरसाइज का आगाज़ कर रहे हैं और आज हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स से कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्क्रीन की तरफ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, इज इट पॉसिबल दैट द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो but not the distance? Under what condition डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस? पहले जो क्वेश्चन है इसमें हमसे दो पार्ट दिए गए हैं। पहले में आपको कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो, वो जीरो हो और डिस्टेंस जीरो ना हो। और दूसरा जो इसका हिस्सा है वो कह रहे हैं कि कौन सी कंडीशन है जिसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाए। हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं। तो क्या ऐसी कोई कंडीशन पॉसिबल है जहां पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट जीरो हो लेकिन डिस्टेंस जीरो ना हो? तो आपने क्या करना है, दो आंसर आपने देने हैं। तो आपने पहले वाले का आंसर इस तरह देना है कि येस इट इज पॉसिबल दैट द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। हाँ, ये हमारे पास पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है बट डिस्टेंस इज नॉट, लेकिन डिस्टेंस क्या हो वो जीरो ना हो। ये यहाँ तक तो आपने सिर्फ यस का आंसर दे दिया। अब आप क्या करेंगे, इसकी एग्जांपल लेंगे। तो एग्जांपल किस तरह देंगे कि फॉर एग्जांपल इफ अ बॉडी कंप्लीट वन रोटेशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ, मतलब अगर आपके पास एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में पूरी डिस्टेंस कवर कर ले तो ऐसी हालत में बॉडी क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो उसकी किसकी बराबर आ जाती है, जो सरकमफेरेंस होती है उसकी बराबर हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, उसने पॉइंट ए से चलना शुरू कर दिया और वापस पॉइंट ए पे आ गई। अब ऐसी हालत में क्या होगी, बॉडी की जो आपके पास ए डिस्टेंस है तो उसकी डिस्टेंस जो आपके पास बराबर होती है वो आपके पास बराबर होती है 2πr, मतलब जो इसकी सरकमफेरेंस होती है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के दरमियान स्ट्रेट डिस्टेंस होती है। तो इस बॉडी ने ए से चलना शुरू कर दिया था और वापस ए पे वापस आ गई, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट बनी थी वो जीरो बन गई। तो ये पहले वाले का आंसर आ गया। अब दूसरे कंडीशन जो आ रहे हैं कि अंडर व्हाट कंडीशन द डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, तो आप हेडिंग लगाएंगे कि कंडीशन फॉर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, इफ अ बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस कवर। अगर आपके पास एक बॉडी इस तरह स्ट्रेट लाइन पे हरकत करे, ए से बी तक चले जाएं, तो अब आपके पास क्या है कि ऐसी हालत में आपके पास बॉडी की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्प्लेसमेंट होगी। मतलब स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस होगी, अगर मिसाल के तौर पर 5 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किए तो 5 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट भी है, और 5 मीटर के साथ सिर्फ आप क्या लिखेंगे, डायरेक्शन लिखेंगे। मिसाल के तौर पर ये ईस्ट की तरफ गई है तो आप ईस्ट लगा लें, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि डज स्पीडोमीटर मेजर अ कार स्पीड और वेलोसिटी। आप लोगों ने देखे हैं कि आप गाड़ी में जाते हैं तो वहाँ पे एक स्पीडोमीटर लगी होती है जो आपको गाड़ी की स्पीड के बारे में बताती है। तो आपको कह रहे हैं कि क्या जो गाड़ी की स्पीडोमीटर है वो आपके पास क्या मेजर करती है, या गाड़ी की स्पीड मेजर करती है या वेलोसिटी। मतलब आपको पता है स्पीड किसे कहते हैं, डिस्टेंस कवर विद पैसेज ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड। और वेलोसिटी क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद पैसेज ऑफ टाइम, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी के साथ एक डायरेक्शन होती है और स्पीड के साथ आपके पास डायरेक्शन नहीं होती। तो आप लोगों को पता है कि स्पीडोमीटर आपको सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की स्पीड के बारे में बताती है, वेलोसिटी के बारे में तो कुछ नहीं बताती, क्योंकि स्पीडोमीटर में तो ये नहीं लिखा होता कि आप इस डायरेक्शन में इतनी स्पीड के साथ जा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ स्पीड के बारे में बताती है। तो इसका आंसर आप किस तरह लिखेंगे कि द स्पीडमीटर इज अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू एस्टिमेट एंड विजुअलाइज कार इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपके पास कार की इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में आपको बताती है, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसकी सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, मैग्नीट्यूड। द स्पीड डज नॉट गिव द डायरेक्शन, और आपको पता है कि स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस हमारे पास किसी भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। दिस डिवाइस मेजर ओनली द स्पीड ऑफ द कार नॉट इट्स वेलोसिटी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्पीडोमीटर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास गाड़ी की स्पीड को मेजर करती है, वेलोसिटी को मेजर नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी एक्सलरेटिंग एंड रेस्ट एट सेम टाइम, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आपको कह रहे हैं कि क्या हमारे पास ये चीज़ पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट एक ही वक्त पे रेस्ट भी हो और उसमें एक्सलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही हो। तो एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करें। तो हमारे पास इसकी दो हालतें बन रही है, एक तो जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाई है सिंपल पेंडुलम वाली, एक ये वाली हालत आ रही है हमारे पास, और दूसरी आपके पास जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक देते हैं, तो जब ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, जब यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये ज़मीन है और आपने यहाँ फेंका
ऊपर इधर आ गई वो ऑब्जेक्ट। जहां वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाती है तो वहां पे वो रुक जाती है, और जैसे ही वो रुक जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो 0 बन जाती है। लेकिन इसकी एक्सेलरेशन जो होती है वो एक्सेलरेशन होती है ग्रेविटी, क्योंकि जमीन तो हर पॉइंट पर उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो इधर मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 हो जाती है और एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, मैक्सिमम होती है। आप ये भी बयान कर सकते हैं, या यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल दिए तो आप ये वाला एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। हमने क्या लिखा है तो वो भी आप देखें। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि येस इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी एक्सलरेटिंग एंड रेस्ट एट सेम टाइम। हाँ, ये पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट एक ही वक्त पे रेस्ट भी हो सकती है और मोशन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मेटालिक बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन O टू पॉइंट A। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इस सिंपल पेंडुलम को इस O पोजीशन से A पोजीशन की तरफ ले जाएं, यहाँ पे हमने डिस्प्लेस कर लिया, देन रिलीज, और जब हम इसको रिलीज कर लेते हैं द बॉब ऑफ पेंडुलम विल ऑसिलेट बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन A एंड B। तो आपके पास जो बॉब है वो दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान मोशन करेगी, A से B की तरफ, अबाउट मीन पोजीशन अंडर ग्रेविटेशनल रिस्टोरिंग फोर्स शोन इन फिगर, जो आपके पास इस डायग्राम में दिखाया गया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप इसको A से रिलीज करेंगे ये इस तरफ आएगी और जैसे ही B पे पहुंच जाएगी, B पे ये जैसे ही पहुंच जाएगी तो इधर ये रुक जाएगी, रुकेगी तो रुकने के साथ इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। लेकिन वेलोसिटी 0 होगी, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है और इस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ वापस खींच के लाएगी। तो इस पॉइंट बी पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पे भी होगा, लेकिन उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। तो ये आपसे जो कंडीशन मांगी गई वो कंडीशन आपके पास यहाँ पे प्रूफ हो गई। तो यहाँ पे लिखे कि at extreme position the metallic bob becomes 0 and acceleration become maximum, thus it is possible for an object to be accelerating and at rest at सेम टाइम। तो ये तीसरा वाला क्वेश्चन था। अब हम पढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं कैन एन ऑब्जेक्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन एंड नॉन जीरो वेलोसिटी एट सेम टाइम, गिव एग्जांपल। आपको कह रहे हैं कि क्या आपके पास कोई ऐसी हालत पॉसिबल है कि जब ऑब्जेक्ट आपके पास क्या हो, उसकी एक्सेलरेशन 0 हो लेकिन वेलोसिटी 0 ना हो। तो यस, जब अगर आपके पास ऑब्जेक्ट क्या हो, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही हो, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, तो उस हालत में भी आप कह सकते हैं कि आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रही है या जीरो एक्सेलरेशन हो। और दूसरी अगर हम इसकी एक एग्जांपल जो सिंपल पेंडुलम वाली हमने दी है तो वो हम बयान करते हैं। तो देखिए इसके लिए आप लिखेंगे क्या, तो आपने लिखना है कि येस इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट हैविंग जीरो एक्सेलरेशन एंड नॉन जीरो वेलोसिटी एट सेम टाइम, कि हाँ ये पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट का एक ही वक्त पे जीरो एक्सेलरेशन हो और नॉन जीरो वेलोसिटी हो। अब आपसे कहा है कि इसको एक्सप्लेन करें एग्जाम्पल के साथ। तो इसकी एग्जाम्पल किस तरह दी है, आपने हेडिंग लगानी एग्जाम्पल, तो यहाँ पे लिखना है कि इफ द मेटालिक बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन टू पॉइंट ए। आप क्या करें कि इस ओ से इसको ले आए ए तक, मीन पोजीशन से आपने इसको डिस्प्लेस कर लिया ए पे आप ले आए, देन रिलीज और इसको फिर रिलीज करें। इस तरह ए और बी के दरमियान क्या करेगी, आपके पास ऑसिलेशन स्टार्ट करेगी अंडर द ग्रेविटेशनल रिस्टोरिंग फोर्स शोन इन फिगर। इस कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स वो होती है जो ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल हालत में वापस ले आती है। तो देखिए ये फोर्स लग रही है इसके मीन पोजीशन की तरफ, ओ की तरफ, लेकिन जब ऑब्जेक्ट जैसे ही मीन पोजीशन पे आ जाएगा और मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो अब यहाँ पे फोर्स लगाने की क्या जरूरत है, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और हमें पता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, मतलब जिस डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन लगती है उसी डायरेक्शन पे आपके पास फोर्स भी लगती है। तो यहाँ पे फोर्स 0 हो जाती है, जैसे ही फोर्स 0 होगी तो एक्सेलरेशन भी 0 होगी। तो इस हालत में यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आपके पास मैक्सिमम हो जाएगी इनर्शिया की वजह से, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी आपके पास 0। तो मतलब क्या है कि मीन पोजीशन पे आपके पास एक्सेलरेशन 0 होगी और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और यही आपसे क्वेश्चन में मांगा गया है। तो एट मीन पोजीशन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉब बिकम्स मैक्सिमम एंड एक्सेलरेशन बिकम 0। तो यही हमने प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर लिया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग थ्रू अ रबर बार डाउन विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द बाल। आपको कह रहे हैं कि एक बंदा है वो रूफ पे खड़ा है, जैसे यहाँ पे एक पिक्चर है वो मैं दिखा देता हूँ, ये वाला, और ये बंदा यहाँ पे खड़ा है और वो क्या करे, एक बॉल को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं और उसकी वेलोसिटी कितनी, 8 मीटर पर सेकंड के साथ वो नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। तो अब आप बता रहे कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी और डायरेक्शन किस तरफ होगा। तो व्हेन अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग थ्रो अ रबर बॉल वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड, द रबर बॉल फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। जब
एक बंदा मिसाल के तौर पर ये वाला बाल है और यहाँ पे 8 मीटर के साथ वो इस तरह नीचे फेंक रहा है, 8 मीटर पर सेकंड के साथ इस तरफ नीचे फेंक रहे हैं, तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आएगी। इफ नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें, देन द बॉल विल फॉल फ्रीली विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अगर यहाँ पे हम जो आपके पास एयर रेजिस्टेंस है उसको नेग्लेक्ट करें तो आपके पास ए जो है वो बन जाएगी जी के बराबर, बिल्कुल जी के बराबर। तो अब आपको क्या करें कि इसकी मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर, तो इसकी क्या बन जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है, हमेशा ज़मीन की तरफ आ रही है, अर्थ की तरफ आ रही है, तो डायरेक्शन तो अर्थ की तरफ ही होगी। तो मतलब डायरेक्शन क्या होगी, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। तो ये था 5वां क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि डिस्क्राइब अ सिचुएशन in which the speed of an object is constant while the velocity is not। तो देखिए आपको कह रहे हैं कि आप कोई ऐसी सिचुएशन बता दें कि जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी फिर भी चेंज हो रही हो, वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो वेलोसिटी में देखें, आप लोगों ने टॉपिक में बहुत डिटेल के साथ पढ़ा है कि वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो 2 तरीके से आता है। एक आती है स्पीड की वजह से, मतलब आप स्पीड अप डाउन करें तो उसमें वेलोसिटी में चेंज आएगा। दूसरी डायरेक्शन, मतलब आप डायरेक्शन को चेंज करेंगे, अगर डायरेक्शन चेंज होगी तभी तो आपके पास क्या होगी, वेलोसिटी में चेंज आएगी। तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं उन्होंने एक कंडीशन लगा ली कि मतलब स्पीड तो सेम है तो वेलोसिटी में चेंज किस तरह आएगा। तो वेलोसिटी में चेंज इस तरह ही कि आप उसकी डायरेक्शन को चेंज करते जाएंगे तो वेलोसिटी चेंज हो तभी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, मतलब वेलोसिटी में चेंज आएगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा हो, जब सर्कल में वो मोशन करे तो उसकी हर पॉइंट पे, ये देखिए हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इस वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस हो रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आपने देखा है कि जब सर्कल में आप किसी चीज़ को घुमाते हैं, जहाँ पे आप छोड़ते हैं, अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर छोड़ दिया तो ये इधर स्ट्रेट मोशन करेगी, यहाँ पे छोड़ेंगे तो इस तरफ स्ट्रेट मोशन करेगी। तो डायरेक्शन की वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रही है। तो हम लिख लेते हैं, इसके बारे में लिखेंगे क्या कि an object can move with constant speed and non-constant velocity at same time। कि एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन कर सकती है लेकिन नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी एक ही वक्त पे। एग्जाम्पल, बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ हैव कांस्टेंट स्पीड। अगर एक बॉडी जो है ना वो सर्कल में मूव कर रही है और अगर यहाँ से चलना शुरू करती है और कांस्टेंट टाइम के साथ वो एक एक चक्कर मुकम्मल कर रही है लेकिन फिर भी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। बिकॉज क्यों, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन। क्योंकि सर्कुलर मोशन में आपके पास क्या होती है, डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है और हमें पता है कि वेलोसिटी में 2 तरह की चेंज पॉसिबल है, या स्पीड या डायरेक्शन की वजह से। तो यहाँ पे जो चेंज आ रही स्पीड तो उन्होंने कांस्टेंट रखा है, क्वेश्चन में ये कंडीशन दी है, तो हम चेंज किस वजह से प्रोड्यूस करेंगे, डायरेक्शन की वजह से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव नॉर्थवर्ड वेलोसिटी एंड साउथवर्ड एक्सेलरेशन, एक्सप्लेन। आपको कह रहे हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट उसकी जो वेलोसिटी हो वो नॉर्थ की तरफ हो लेकिन उसकी जो एक्सेलरेशन हो वो साउथ की तरफ हो, मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो और एक्सेलरेशन इस साउथ की तरफ हो। तो क्या ये पॉसिबल है? तो आपने क्या करना है, येस नो के साथ पहले जवाब देना है। तो आपने कहना है कि येस इट इज़ पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू हैव वेलोसिटी नॉर्थवर्ड एंड एक्सेलरेशन साउथवर्ड। हाँ, ये पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट की नॉर्थवर्ड वेलोसिटी हो सकती है और एक्सेलरेशन साउथवर्ड। अब आपने एग्जांपल देनी है, तो एग्जांपल किस तरह देनी है कि अ डिक्सलरेटिंग बॉडी, डिक्सलरेटिंग का मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट जिसकी एक्सेलरेशन टाइम के साथ कम हो रही हो, हैज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ऐसी ऑब्जेक्ट जिसमें आपके पास जब भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब डिक्सलरेशन हो रही है, तो ऐसी हालत में उसकी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे अब आप देखें, इफ अ बॉडी मूव टुवर्ड नॉर्थवर्ड, अब आपके पास एक बॉडी है वो नॉर्थवर्ड जा रही है और वो ब्रेक अप्लाई कर ले, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसकी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो साउथ की तरफ प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि देखिए फोर्स लग रही है बॉडी को रोकने के लिए, तो वो तो पीछे की तरफ लगेगी ना, बॉडी आगे की तरफ जा रही है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसी हालत में ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन होती है वो डाउनवर्ड भी। तो यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट शो किए देखिए, तो उसमें आपके पास ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये ड्राइवर जब ब्रेक अप्लाई कर लेते हैं तो इसकी वेलोसिटी तो इस तरफ है,
तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो अपोजिट पीछे की तरफ प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे लेके देन इट एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड द साउथवर्ड शोन इन फिगर। अच्छा, तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहे हैं कि एज अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट स्पीड अप्स व्हाट हैपनिंग टू इट्स एक्सेलरेशन, डज इट इंक्रीज, डिक्रीज आर स्टे सेम। आपको कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर ये अर्थ की सरफेस है और आप एक ऊपर से एक ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं और वो फ्री फॉल कर रही है। फ्री फॉल का मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस कोई भी चीज़ नहीं है। तो अब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रही है तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है, तो अब इसकी एक्सेलरेशन में क्या चेंज आएगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या स्टे सेम होगी। तो आप लोगों ने वो टॉपिक पढ़े, टॉपिक में हम कहते हैं कि फ्री फॉल वो मोशन होती है जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, वो कांस्टेंट हो जाती है और 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो इसका मतलब क्या है, तो फ्री फॉलिंग में ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन में किसी भी किस्म की चेंज नहीं आती क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, तो वो सेम ही रहेगी। तो हम कहते हैं कि फॉर द मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स वी नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट किया, दस द स्पीड ऑफ द बॉडी इंक्रीज 9.8 मीटर पर सेकेंड। इस रेट के साथ उसकी स्पीड तो इंक्रीज हो रही है। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट रिमेन सेम, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, वो सेम होगी। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फ्रीली, और ये हमेशा हर ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को तो उसके लिए ये हमेशा सेम रहेगी। तो चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 9 और ये आखिरी क्वेश्चन है कि आपको कह रहे हैं कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट्स रिटर्न टू स्ट्रेट पॉइंट। अच्छा, ये आपको कह रहे हैं कि जब आपके पास एक बॉल है और आप यहाँ से ड्रॉप करें और उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड है, तो उसकी स्पीड क्या होगी जब वो आप वापस अपनी पॉइंट पे वापस आएगी। तो आपको कह रहे हैं कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, और हमने क्या कर लिया कि एक बॉल को 5 मीटर पर सेकेंड के साथ फेंक दिया। इफ वी नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस द बॉल विल कम अगेन विद द सेम स्पीड। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें तो बॉल में किसी भी किस्म की चेंज नहीं आएगी और बॉल सीधा आपके हाथ में सेम स्पीड के साथ, मतलब स्पीड क्या होगी 5 मीटर पर सेकेंड, उसी के साथ आपके हाथ में वापस आएगी और इसकी स्पीड में कोई भी किस्म की चेंज नहीं आएगी। तो ये थे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।